नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं आधुनिक अम्बेडकरवादी। आज की कहानी में न कोई मंत्री का भाषण है, न कोई चुनावी वादा, न कोई टीवी डिबेट, लेकिन जो हुआ उसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद का काफिला था, सैकड़ों कार्यकर्ता थे, नारे थे, कैमरे थे, और दूसरी तरफ सड़क किनारे खड़ी एक 14 साल की बच्ची थी जिसके हाथ में फूल थे, कपड़े साधारण थे, चेहरे पर गरीबी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो शायद वहां मौजूद कई बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं थी। ज्ञान, जागरूकता और बोधिसत्व, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की समझ। यह घटना उस समय की है जब सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों के बीच जा रहे थे। अचानक उनका काफिला सड़क किनारे रुका, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। तभी भीड़ के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, जय भीम। आवाज एक फूल बेचने वाली बच्ची की थी। चंद्रशेखर आजाद ने उसकी तरफ देखा, उसे अपने पास बुलाया। शायद उन्हें लगा होगा कि बच्ची सिर्फ अभिवादन कर रही है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था उसकी कल्पना वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने नहीं की थी, क्योंकि अब शुरू होने वाला था एक सांसद और एक फूल बेचने वाली बच्ची के बीच ऐसा संवाद जो डिग्रियों और गरीबी दोनों की परिभाषा बदलने वाला था। चंद्रशेखर आजाद ने बच्ची से पहला सवाल पूछा। सवाल संविधान से जुड़ा था। लोगों को लगा बच्ची शायद चुप हो जाएगी, शायद मुस्कुरा कर रह जाएगी, शायद जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन जैसे ही बच्ची ने जवाब दिया, भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर शुरू हुआ 10 सवालों का वह सिलसिला जिसने साबित कर दिया कि ज्ञान महंगे स्कूलों का मोहताज नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची थोड़ी झिझकते हुए उनके पास आई। उसके हाथ में फूलों की छोटी सी टोकरी थी, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, सर मेरा नाम मोना है। चंद्रशेखर आजाद ने फिर पूछा, मोना बेटा क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? यह सुनकर मोना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, जाती हूं सर, सुबह स्कूल जाती हूं और शाम को यहां चौराहे पर फूल बेचती हूं। यह सुनते ही कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया, क्योंकि यह जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था। यह उस भारत की तस्वीर थी जहां लाखों बच्चे सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर जी रहे हैं। सुबह किताबें और शाम को काम, सुबह पढ़ाई और शाम को परिवार की मदद। मोना भी उन्हीं लाखों बच्चों में से एक थी, लेकिन शायद आज उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बनने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बेटा तुम बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या जानती हो? यह सवाल सुनते ही मोना के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। जो बच्ची अभी तक सामान्य तरीके से बात कर रही थी, अचानक उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, सर बाबा साहब हमारे सब कुछ हैं। बस इतना सुनना था कि वहां मौजूद कई लोग चौंक गए। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मुश्किल से 14 साल होगी, वह इतनी दृढ़ता के साथ यह बात कह रही थी। मोना ने आगे कहा, सर हम बाबा साहब के बारे में जानते हैं, जितना जानती हूं उससे ज्यादा जानने की कोशिश भी करती हूं। यह सुनकर चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अब एहसास होने लगा था कि यह बच्ची सामान्य नहीं है। उन्होंने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे बाबा साहब और संविधान के बारे में कुछ सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दे पाओगी? यह सुनकर मोना की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सर जी जब भी कोई मुझसे बाबा साहब के बारे में पूछता है मेरी उत्सुकता और बढ़ जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि लोग बाबा साहब को जानना चाहते हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, और सर अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि मुझे और क्या सीखना है। आप पूछिए जो भी पूछना है। दोस्तों उस बच्ची का आत्मविश्वास देखकर वहां मौजूद लोग हैरान थे। एक तरफ बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता और कैमरे थे, और दूसरी तरफ एक फूल बेचने वाली बच्ची। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मंच पर खड़ी होकर अपनी बात कह रही हो। चंद्रशेखर आजाद ने भी उसकी बात ध्यान से सुनी।
फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा, बेटा, संविधान में सबसे बड़ा अधिकार किसे माना गया है? सवाल पूछते ही वहां मौजूद लोगों की निगाहें मोना पर टिक गईं। कुछ लोगों को लगा अब शायद बच्ची सोचने लगेगी, अब शायद वह घबरा जाएगी, लेकिन अगले ही पल मोना ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा, बेटा, संविधान में सबसे बड़ा अधिकार किसे माना गया है? सवाल सुनते ही वहां मौजूद लोगों की निगाहें मोना पर टिक गईं। कुछ लोगों को लगा कि अब वह कुछ देर सोचेगी, कुछ लोगों को लगा कि शायद वह जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन मोना ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सर, वोट का अधिकार। जवाब सुनते ही चंद्रशेखर आजाद ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। भीड़ में खड़े लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। मोना ने आगे कहा, सर, अगर वोट का अधिकार नहीं होगा तो गरीब आदमी की आवाज कौन सुनेगा? वोट ही तो वह ताकत है जिससे आम आदमी सरकार चुनता है। दोस्तों, यह जवाब सिर्फ एक उत्तर नहीं था, यह लोकतंत्र की आत्मा थी। आज भी इस देश में करोड़ों लोग वोट की ताकत को पूरी तरह नहीं समझते। कई लोग कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही एक एक वोट से बनती है। और यह बात एक 14 साल की बच्ची समझ रही थी। चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा, लेकिन अब उनकी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बेटा, दलितों के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस बार भी मोना ने देर नहीं लगाई, उसने तुरंत जवाब दिया, शिक्षा की कमी और अज्ञानता। जवाब सुनकर कुछ लोगों ने ताली बजाई, लेकिन मोना यहीं नहीं रुकी। उसने आगे कहा, सर, जो पढ़ेगा नहीं वह अपने अधिकार कैसे जानेगा? जो अपने अधिकार नहीं जानेगा, उसके साथ गलत होगा तो वह आवाज कैसे उठाएगा? दोस्तों, कई बार बड़े बड़े मंचों पर घंटों भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो 2 वाक्यों में पूरी हो जाती हैं, और मोना ने अभी वही किया था। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर बार बार शिक्षा की बात क्यों करते थे? क्योंकि वे जानते थे कि जिस समाज के हाथ में किताब नहीं होगी, उस समाज के हाथ से अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। और शायद इसी कारण एक फूल बेचने वाली बच्ची आज शिक्षा को सबसे बड़ी जरूरत बता रही थी। अब चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह बच्ची सिर्फ रटे हुए जवाब नहीं दे रही, यह समझ के साथ जवाब दे रही है। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के 3 प्रमुख मंत्र क्या थे? मोना के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे यह सवाल उसे पहले से ही पसंद हो। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह सुनते ही भीड़ में फिर तालियां गूंज उठी। मोना ने आगे कहा, सर, बाबा साहब ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि पढ़ो, फिर समाज को जोड़ो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष भी करो। दोस्तों, सोचिए, जिस उम्र में बहुत से बच्चे सिर्फ मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में यह बच्ची बाबा साहब के विचारों को समझ रही थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। अब चंद्रशेखर आजाद भी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज वे किसी साधारण बच्ची से बात नहीं कर रहे, वे उस नई पीढ़ी से बात कर रहे हैं जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद जागरूक है। फिर उन्होंने चौथा सवाल पूछा, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? सवाल पूरा होते ही मोना ने जवाब दिया, क्योंकि वहां समानता थी, मानवता थी और इंसान को इंसान माना जाता था। यह जवाब सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। चंद्रशेखर आजाद बच्ची की तरफ देख रहे थे, भीड़ बच्ची की तरफ देख रही थी, और शायद हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर सड़क किनारे फूल बेचने वाली इस बच्ची के भीतर इतनी समझ आई कहां से। लेकिन अभी 6 सवाल बाकी थे, और सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था, क्योंकि अगले सवाल में मोना इतिहास के एक ऐसे संघर्ष का जिक्र करने वाली थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। दोस्तों, अब तक वहां मौजूद लोगों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग शुरुआत में मोना को सिर्फ एक फूल बेचने वाली बच्ची समझ रहे थे, अब वे उसके हर जवाब को ध्यान से सुन रहे थे। चंद्रशेखर आजाद भी समझ चुके थे कि यह बच्ची सिर्फ किताबों की बातें नहीं कर रही, बल्कि उन बातों को समझ भी रही है। अब उन्होंने 5वां सवाल पूछा, बेटा, महाड़ सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल सुनते ही मोना ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, पानी पर सबका समान अधिकार सुनिश्चित करना। फिर वह बोली,
सर, बाबा साहब ने बताया था कि पानी प्रकृति का है, उस पर किसी एक जाति या वर्ग का अधिकार नहीं हो सकता। दोस्तों, आज यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस देश में लाखों लोगों को सिर्फ जन्म के आधार पर सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी लेने का अधिकार नहीं था। सोचिए, जिस पानी को हम बिना सोचे समझे पी लेते हैं, उसी पानी के लिए कभी संघर्ष करना पड़ा था। और यही कारण है कि महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी का आंदोलन नहीं था, वह मानव सम्मान का आंदोलन था, वह बराबरी का आंदोलन था, वह यह घोषणा थी कि इंसान इंसान से छोटा नहीं होता। मोना का जवाब सुनकर भीड़ में फिर तालियां गूंज उठीं। अब चंद्रशेखर आजाद ने छठा सवाल पूछा। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? मोना ने तुरंत जवाब दिया, सूबेदार रामजी सकपाल। चंद्रशेखर आजाद मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, और उनकी माताजी का नाम? मोना ने कहा, भीमाबाई सकपाल। अब तो लोगों के चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगी, क्योंकि यह सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं थी, यह उस बच्ची की रुचि और अध्ययन को दिखा रही थी। दोस्तों, आज बहुत लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, बहुत लोग बाबा साहब के नाम पर भाषण देते हैं, लेकिन अगर उनसे उनके परिवार के बारे में पूछ लिया जाए तो कई लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। और यहां एक छोटी सी बच्ची थी जो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रही थी। अब सातवां सवाल आया, संविधान बनने में कितना समय लगा था? मोना ने तुरंत जवाब दिया, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जवाब सुनते ही चंद्रशेखर आजाद ने सिर हिलाया, जैसे वे कह रहे हों, बिल्कुल सही। दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है, संविधान कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है, यह लाखों लोगों के संघर्षों का परिणाम है। यह भारत के भविष्य का खाका है और उसे तैयार करने में अनगिनत घंटों की मेहनत लगी थी। लेकिन आज कुछ लोग संविधान को पढ़े बिना ही उसके बारे में राय बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। अब 8वां सवाल पूछा गया, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते थे? मोना मुस्कुराई, जैसे उसे यह सवाल बहुत पसंद हो। फिर उसने जवाब दिया, अपनी कलम को। चंद्रशेखर आजाद ने पूछा, क्यों? मोना ने कहा, क्योंकि सर, कलम से ज्ञान आता है, ज्ञान से सोच बदलती है, और सोच बदल जाए तो समाज बदल जाता है। ये सुनते ही वहां मौजूद कई लोग तालियां बजाने लगे। दोस्तों, ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह पूरी क्रांति का सार था। बाबा साहब ने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने ज्ञान उठाया, उन्होंने नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने शिक्षा फैलाई, उन्होंने बदला नहीं सिखाया, उन्होंने बराबरी सिखाई, और शायद यही कारण है कि उनका प्रभाव आज भी कायम है। अब 9वां सवाल पूछा गया, आज के समय में बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रासंगिकता क्या है? मोना ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोली, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई। चंद्रशेखर आजाद ने पूछा, थोड़ा और समझाओ बेटा। मोना बोली, सर, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक बाबा साहब जरूरी हैं। जब तक किसी को उसका अधिकार नहीं मिलता तब तक बाबा साहब जरूरी हैं। जब तक कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा तब तक बाबा साहब के विचार जिंदा रहेंगे। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि यह जवाब सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहा था, यह वर्तमान की बात कर रहा था, और शायद भविष्य की भी। अब आखिरी सवाल बचा था, 10वां सवाल, वह सवाल जो किसी भी इंसान की असली पहचान बताता है। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहती हो? सवाल सुनते ही मोना कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। भीड़ भी शांत हो गई, हर कोई उसके जवाब का इंतजार करने लगा। और फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। चंद्रशेखर आजाद का सवाल हवा में तैर रहा था, बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? भविष्य में क्या बनना चाहती हो? कुछ सेकंड के लिए मोना चुप रही। उसने अपने हाथ में रखे फूलों की तरफ देखा, फिर सामने खड़े लोगों की तरफ देखा, और फिर धीरे से बोली, सर, मैं पढ़ना चाहती हूं, बहुत पढ़ना चाहती हूं। यह कहते कहते उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं पढ़ लिख कर समाज के लिए कुछ करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे बच्चों को पढ़ाई छोड़नी न पड़े। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब यह सिर्फ सवाल जवाब का कार्यक्रम नहीं था, यह एक बच्ची के सपनों की आवाज थी। यह उस भारत की आवाज थी जो आज भी संघर्ष कर रहा है,
लेकिन हार नहीं मान रहा। मोना आगे बोली, सर, फूल बेचने में मुझे शर्म नहीं आती, मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि पढ़ाई भी जारी रहे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और खेलों के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में यह बच्ची शिक्षा और समाज की बात कर रही थी। जिस उम्र में बहुत से बच्चे अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं होते, उस उम्र में मोना अपना लक्ष्य तय कर चुकी थी। और शायद यही बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि विचार तभी सफल होते हैं जब वे किताबों से निकलकर लोगों की जिंदगी में पहुंचते हैं, जब वे भाषणों से निकलकर बच्चों के सपनों में बस जाते हैं, जब वे नारों से आगे बढ़कर जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कुछ पल तक मोना को देखते रहे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे गर्व भी था। उन्होंने मोना की हौसला अफजाई की, उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और यही वह पल था जब वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि असली बदलाव मंचों से नहीं, जमीन से आता है। दोस्तों, अब यहां एक सवाल हम सबके लिए भी है। क्या सिर्फ मोना जैसी बच्चियों की तारीफ कर देने से समाज बदल जाएगा? नहीं, समाज तब बदलेगा जब हर मोना को पढ़ने का मौका मिलेगा, जब किसी बच्चे को किताब और काम में से एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, जब शिक्षा अधिकार के साथ साथ वास्तविकता भी बनेगी। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़ी सड़कें, बड़े पुल और बड़ी इमारतें हैं? या फिर विकास का असली मतलब यह है कि सड़क पर फूल बेचने वाली बच्ची भी डॉक्टर, वकील, शिक्षक, अधिकारी या नेता बनने का सपना देख सके? सोचिए, मोना के पास महंगे संसाधन नहीं थे, कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, कोई नामी कोचिंग नहीं थी, लेकिन उसके पास सीखने की भूख थी। और इतिहास गवाह है, जिस इंसान के अंदर सीखने की भूख पैदा हो जाए, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती, शिक्षा सोच देती है, शिक्षा आत्मविश्वास देती है, शिक्षा इंसान को अपने अधिकार पहचानना सिखाती है। और आज मोना उसी शिक्षा की जीवित मिसाल बनकर सामने खड़ी थी। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, गरीबी और संसाधनों की कमी कभी भी सीखने की इच्छा को नहीं रोक सकती। और दूसरी, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना होगा, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल देता है। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मोना जैसी एक 14 साल की बच्ची संविधान, बाबा साहब और अपने अधिकारों के बारे में इतना जान सकती है, तो क्या हम अपने बच्चों को उतना जागरूक बना पा रहे हैं? क्या हम खुद उतना पढ़ रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के विचारों को सिर्फ फोटो और नारे तक सीमित रख रहे हैं, या उन्हें अपने जीवन में भी उतार रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल आधुनिक अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं श्रेष्ठ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।